अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीक हमने जिस टॉपिक के हवाले से बात की थी वो था डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे प्रोसेसर या हमारे कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग किस तरह होती है, किस तरह मेमोरी से जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को होता है वो फेच करता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, या वो माइक्रो कंट्रोलर हो या वो माइक्रो प्रोसेसर हो, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए था कि आपकी इंस्ट्रक्शन या डाटा किस तरह फेच होता है। आज हमारा जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर होगा वो होगा प्रोग्रामिंग टिप्स के ऊपर। अगर आप लोग उर्दू जबान समझ सकते हैं, या एक लैंग्वेज हिंदी है जो कि उर्दू से काफी हद तक रिजेंबल करती है, अगर आप वो लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं तो आप मेरी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते होंगे, या मैं आप तक अपना मैसेज कन्वे कर सकता हूं। इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसको हमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है या उससे हमने कोई काम करवाना है तो हमें उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए करवाना पड़ेगा, हमें उसको उसकी जबान में समझाना पड़ेगा। तो उसी के हवाले से आज मेरा लेक्चर है कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। जी, हम अपनी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्रोग्रामिंग टिप्स। अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास उसके लिए 3 एंटिटीज होती हैं। फर्स्ट वन होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। देखिए, कंप्यूटर के बारे में हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर यही बात की है कि ऐसी डिवाइस जो इनपुट लेती है, प्रोसेसिंग करती है, कंप्यूटेशन करती है और उसके बाद हमें कोई आउटपुट दे देती है, तो वो डिवाइस आपके पास कहलाती है कंप्यूटर। तो हमारे पास फिक्स टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते मजीद, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई होती है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है हमारे कैलकुलेटर की, इसके अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग हुई है, हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग मजीद ऐड नहीं कर सकते या इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे कि हमारे पास आर्डिनो की डिवाइस है, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी दी गई है। तो हम डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। हम इस सब्जेक्ट में जो कंप्यूटर पढ़ेंगे हम उस टाइप के कंप्यूटर को पढ़ेंगे जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो एंटिटी होती है वो कहलाता है प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो प्रोग्रामर कहलाता है। सेकंड, जो सबसे यूजफुल एंटिटी होती है या सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है वो यूजर होता है। आपने तो एक प्रोग्राम बना लिया, आपने उस सिस्टम के ऊपर भी उस प्रोग्राम को चला दिया, लेकिन जो यूजर वो एंटिटी होती है जो आपका बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम के ऊपर चलाती है और आपको फीडबैक देती है कि आया कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता भी है कि नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे ना एक नोट लिखा गया है कि प्रोग्रामिंग इज लाइक अ पजल। जैसे हम बचपन के अंदर पजल्स गेम खेला करते थे ना, कि हमारे पास एक पजल होती थी, डिफरेंट टाइप के पीसीज होते थे जो कि डिफरेंट जगह प्लेस होते थे, हमने उनको ऑर्डर में प्लेस करना होता था, तब हमारी पजल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो इसी तरह कोडिंग जो है वो भी एक पजल प्रॉब्लम की तरह ही है। आप कोडिंग करते हैं, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस लाइन के अंदर वो आपको ये चीज समझा रहा है। अब हम आपसे बात ये करेंगे कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करें तो आप किन पैरामीटर के हिसाब से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो पैरामीटर होता है वो होता है उसका फ्रेमवर्क। आप ये देखें कि किस लैंग्वेज के कितने फ्रेमवर्क्स हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क्स समझ ले एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए आप कोई चीज बना सकते हैं, या ये मजमुआ होता है या ये कंसिस्ट होता है डिफरेंट लाइब्रेरीज के ऊपर जो कि एक स्पेसिफिक किस्म की एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती है। किसी भी लैंग्वेज में जितने ज्यादा फ्रेमवर्क्स होंगे इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पाइथन के अंदर बेशुमार फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से वो लैंग्वेज बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हमारे पास डार्ट लैंग्वेज जो कि गूगल ने बनाई है, उसके अंदर हमारे पास मोबाइल ऐप बनाने के लिए, हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए फ्लटर का एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क जो होते हैं वो आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका काम काफी हद तक आसान हो जाता है। इसी तरह जो सेकंड चीज है वो होती है हमारी कम्युनिटी, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप अक्सर क्या करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर चले जाते हैं, या आपको काफी हद तक ना जो कोड बनाया मिल जाता है गिटहब के जरिए। जो भी प्रॉब्लम होती है आप गूगल के ऊपर लिखते हैं तो आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब है कि उसकी कम्युनिटी है, लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लोग उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्व करने के लिए उसके लोग बैठे होंगे आपके इंटरनेट के ऊपर। लेकिन अगर जो लैंग्वेज न्यू होती है उसकी कम्युनिटी उसी तरह कम होती है। जैसे कि फ्लटर एक लैंग्वेज है, फ्लटर इज ए वेरी गुड लैंग्वेज, बट उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी कम्युनिटी अभी कम है। जैसे जैसे वो अपना टाइम पास करती चली जाएगी तो उसकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप जो सेकंड चीज देखें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिलेक्शन में तो वो होगा उसका कम्युनिटी। थर्ड जो चीज होगी वो होगी स्टेबिलिटी, कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, आया कि वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर की अपडेशन के बाद भी वैसा परफॉर्म करता है जैसा वो पहले परफॉर्म कर रहा था। क्या वो जो वर्जन है वो स्टेबल है कि नहीं है, या आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर की चेंजिंग के बाद उस वर्जन के अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं आ गई, क्योंकि आप एक बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर अपडेट होता है तो आपका जो
प्रोग्राम होता है वो सही तरह रन नहीं कर रहा होता। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो वर्जन है जिसे आप यूज कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू योर कंपाइलर, अकॉर्डिंग टू योर इंटरप्रेटर। तो इसके अंदर भी आपने ये चीज चेक करनी है कि जिस वर्जन के ऊपर आप काम कर रहे हैं या जिस वर्जन को आप सीख रहे हैं या लर्न कर रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं है। फोर्थ वन जो चीज होती है एक प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिलेक्शन में, तो वो होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं रूल्स। जिस तरह हम इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं उसकी कोई ग्रामर होती है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तभी आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो आपने ये देखना है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, आपका काम किस हद तक आसान हो जाता है। तो ये सब चीजें आती हैं उसकी सिंटैक्स के अंदर। फिफ्थ जो चीज है वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि हमारे पास जो सी है, C++ है, हम जब उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो ज्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग में हम उसे यूज कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइनिंग में यूज कर रहे होते हैं, हम ड्राइवर्स बनाने में उसे यूज कर रहे होते हैं, या कर्नल पार्ट में हम उसे यूज कर रहे होते हैं, या गेमिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स के लिए उसे यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो पाइथन है उसे ज्यादातर यूज किया जाता है डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, डाटा साइंस के लिए हम उसे यूज करते हैं, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम उसे ज्यादातर यूज करते हैं। तो हर लैंग्वेज की ना एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि एक लैंग्वेज होती है वो हर तरह का काम कर सकती है। जो फिफ्थ चीज अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिलेक्शन में देखेंगे वो आप देखेंगे कि जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है। आप कोई ऐसी लैंग्वेज तो नहीं सीख रहे जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना होती हो, या अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि हमारा जो 6 पॉइंट है वो परफॉर्मेंस के ऊपर ही है कि आप ये डिसाइड करें कि आप अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आपकी परफॉर्मेंस आती है, कि आया कि वो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देती भी है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती। देखें, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस कदर कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी ना तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही डिग्रेड होती चली जाएगी। जिस तरह हम सी के हवाले से बात करें तो सी के अंदर हम यूज करते हैं कंपाइलर। जितनी भी हमारे पास न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंशाल्लाह ताला हम अपनी फर्दर लेक्चर्स में इसको देखेंगे। लेकिन इसके लिए इतना समझे कि जितनी लैंग्वेज एडवांस होती जा रही है या आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे रही है जो आपका काम आसान कर रही हैं, वो उतनी हद तक परफॉर्मेंस के लिहाज से डिग्रेड होती चली जा रही है। तो आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्शन करें, अगर आपका पर्पज ये हो कि आपने स्पीड को अचीव करना है तो उसके लिए आप सोच समझ के अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए कि एक प्रोग्रामर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सके। देखिए, प्रोग्रामिंग क्या चीज है? प्रोग्रामिंग कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रोग्रामिंग एक ऐसी वाहिद चीज है जिसको आप कभी भी मुकम्मल अंदाज से पूरी तरह नहीं सीख सकते, क्योंकि इस दुनिया में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। हम अगर पास्ट की बात करें तो हमने डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास आज ऑगमेंटेड रियलिटी है, हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, हमारे पास मशीन लर्निंग है। ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के जरिए टूल्स आ चुके जिन्होंने हमारा वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है। तो इसी तरह हमारे पास जो फ्यूचर होगा उसके अंदर हम नई नई टेक्नोलॉजीज को देखेंगे जो कि बेस करी होंगी प्रोग्रामिंग के ऊपर, क्योंकि हमारी जो डिवाइसेज होती हैं वो एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहती हैं, उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम आने वाले वक्तों के अंदर हम नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम नए नए सोल्यूशन या नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेंगे। तो सबसे पहली जो स्किल है आपके पास वो आपको यही चीज बताई जा रही है कि प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैं आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। देखें, मेरी वीडियो पढ़ने का आपको ये फायदा होगा कि आपको सिंटैक्स का आइडिया हो जाएगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा, आपको उस पाथ के ऊपर चलना होगा और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जिसे आप स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर से एग्जीक्यूट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। प्रोग्रामिंग बेस कर रही होती है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप सोचते किस तरह हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने माइंड को किस तरह यूज कर रहे हैं। ये जो बेस कर रही होती है, आप लॉजिक किस तरह बना रहे हैं, सारी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस कर रही होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप कोई चीज रट्टा लगाएंगे तो आपको फौरन आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में वो आपको ये समझा रहा है कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक्चुअली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर आप परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपके पास जावा है, पाइथन है, सी है, सी शार्प है, आपके पास डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जैसे एसक्यूएल है। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। थर्ड पॉइंट में वो आपको ये एक चीज कह रहा है कि जब भी आप स्टार्ट करें तो हमेशा ऐसी लैंग्वेज से स्टार्ट करें कि जो कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर सके। जैसे कि हमने अपनी प्रोग्रामिंग को जो स्टार्ट किया है वो सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट होगा
होगा उसके ऊपर ग्रिप करेंगे, क्योंकि बेस स्ट्रांग होने का मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाते हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे तो आप हाई लेवल लैंग्वेज जो कि मजीद इंटरप्रेटर पे बेस करती है, जैसे पाइथन हो गया, आर हो गई लैंग्वेज, फ्लटर हो गई, जब आप उन लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप डायरेक्ट जंप करेंगे किसी एडवांस लैंग्वेज की तरफ। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही होने चाहिए। अक्सर हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, लेकिन थ्योरी आपको कॉन्फिडेंस देता होता है कि जो इंसान थ्योरी के ऊपर जितना ग्रिप रखेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हद तक हाई होगा। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही होते हैं, जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको हेल्प आउट करते हैं। कहीं आप अगर कहीं भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए किसी जगह पर अगर अड़ते हैं या आपको कोई मसला आता है तो देन वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अगले पॉइंट में वो आपको ये कह रहा है कि जब आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है तो आपके पास एक सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो सीरीज को आगे लेके चलेंगे, वो होगी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम कहते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो डायरेक्ट कोडिंग ना करें उसको, बल्कि एक पेज के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स लिखते चले जाएं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो आपको उसके अंदर ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी बेहतर अंदाज सॉल्व हो जाएगी। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मेमोरी के अंदर जिस तरह आपका डाटा ऑर्गेनाइज होता है, आपका एक्चुअली वो डाटा स्ट्रक्चर कहला रहा होता है कि आपका डाटा किस तरह स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है आपकी मेमोरी के अंदर। ये बड़ा हद तक रोल प्ले करता है आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी के अंदर, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है। वो हम इंशाल्लाह ताला फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर को डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस के ऊपर भी एक कमांड होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना असल इशू नहीं होता, बल्कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना जो होता है वो एक असल इशू होता है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लिया लेकिन इसका एफिशिएंट सोल्यूशन क्या है, जिसके अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, जिसके अंदर आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। तो इंशाल्लाह ताला हम जब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस देखेंगे तो हम इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर वो आपको ये चीज बता रहा है कि जो प्रोग्रामिंग है ना उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। देखिए हम अक्सर घबरा जाते हैं जब हमारे पास एरर आते हैं। मैंने आज तक जितने भी प्रोग्रामिंग को लर्न किया या जितनी भी प्रॉब्लम को समझा है वो मैंने एरर के जरिए समझा है। मेरा कोई प्रोग्राम अभी तक ऐसा नहीं होता कि जब मैं प्रोग्रामिंग करूं तो उसमें सिंटैक्स एरर ना, जब मैं उस सिंटैक्स एरर को रिमूव करता हूं तो मेरे जहन नशीन हो जाता है वो जो एरर होता है, क्योंकि एरर आपको लर्न करवा रहा होता है, एरर आपकी ट्रेनिंग कर रहा होता है या आपको प्रोग्रामर बना रहा होता है। तो जितने ज्यादा एरर कोई इंसान फेस करता है तो उसकी प्रोग्रामिंग स्किल उतनी हद तक इंप्रूव होती चली जाती है। सेकंड जो चीज है वो होती है कि प्रोग्रामिंग कभी भी आप सीखने से नहीं आती है, यानी कि मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा आप अपने माइंड में स्टोर करते चले जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। देखिए प्रोग्रामिंग मैंने अभी आपको ऊपर बताया, प्रोग्रामिंग जो गेम है वो क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी डिपेंड करता है आपके माइंड के साथ। तो जितनी आप प्रोग्रामिंग के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, आप उसके अंदर जितने एरर को सॉल्व करेंगे उतने हद तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनते चले जाएंगे। तो आपको प्रोग्रामर बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस जो है वो आप एक अच्छे प्रोग्रामर कतई नहीं बन। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट उसकी कोडिंग करने लग जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एल्गोरिथम बनाएं। एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं हम अपनी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर वीडियोस में इसको पढ़ेंगे इसी सीरीज के अंदर। सेकंड जो केस होगा उसका एल्गोरिथम बनाने के बाद हम उसका फ्लो देखें, फ्लो चार्ट के जरिए कि फ्लो चार्ट उसका हम बनाएं ताकि हमें ये अंदाजा हो कि जो हमने लॉजिक उसके अंदर इंप्लीमेंट की है क्या वो सही तरह उसका फ्लो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से। अगर हमारा फ्लो सही तरह काम कर रहा है देन हम उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, उसी ऑर्डर को हम अपनी कोडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं और देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा। अब वो ये बात कर रहा है कि देखें हमारे पास एक चीज होती है, एक स्टेटमेंट होती है। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट होती है, क्या प्रिंट करवाएं हेलो वर्ल्ड। हमेशा कोशिश करें कि स्मॉल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का, डायरेक्ट हाई लेवल की तरफ जंप ना करें या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाने ना बैठ जाएं। छोटे प्रोजेक्ट बनाने का आपको ये फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप उस लैंग्वेज के अंदर ग्रिप कर सकेंगे या आपको ये अंदाजा होगा नहीं मैं कर सकता हूं। अगर आप स्टार्टिंग में ही बड़ा प्रोजेक्ट उठा लेंगे तो आपका वहीं से आप मायूस होकर बैठ जाएंगे कि नहीं यार मुझसे प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती। तो छोटे छोटे स्टेप से आप स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करें, बेस स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर के अंदर देखते चले जाएंगे कि आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आपके लिए मसला नहीं होगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जब आप उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आप उसका एल्गोरिथम बना लेते हैं, फिर जब उसकी कोडिंग करें तो उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट भी करें। देखें कि आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है क्या वो डिजायर्ड आपको आउटपुट देता भी है कि नहीं देता। अगले पॉइंट में आपको ये चीज कह रहा है कि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि जो नेट के ऊपर प्रॉब्लम हमारे पास होती है हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हमें सही तरह चीज आ गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए, जो हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम अपने माइंड से उसकी इनपुट को चेंज करके भी देखें कि अगर हम इसकी इनपुट को चेंज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। उससे हम ना इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हम ये इनपुट देते हैं तो हमें ये टाइप का सोल्यूशन मिलता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग जो स्किल्स होंगे वो इस लिहाज से ज्यादातर इंप्रूव होते चले जाएंगे। अगले पॉइंट में वो आपसे ये कह रहा है कि जब भी आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें
तो आप जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करें वो डिवाइड एंड कंक्यू फॉलो करें। मतलब कि ये स्ट्रेटेजी आपको ये कहती है कि आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ दें। इसके अंदर आप मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, आप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज बताई थी कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिफरेंट प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ होता है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़कर। तो ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी कि आप बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर लेंगे इसके जरिए। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो किन किन स्किल्स को फॉलो करते हैं, वो जो स्किल्स हैं, फर्स्ट वन वो क्रिटिकल रीडर्स होते हैं। देखें, आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आप रीडिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को समझ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी तो आप किस तरह उसका सोल्यूशन किसी को भी प्रोवाइड कर सकेंगे। सेकंड जो चीज है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए, एनालिटिकल थिंकिंग यकदम नहीं आती, वो कुछ स्टेप के ऊपर बेस कर रही होती है। फर्स्ट वन, आपको ऑब्जर्वर होना चाहिए, मतलब कि आपके पास जो भी चीज आए आपकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए। सेकंड जो चीज होती है बुक रीडिंग, जो कि हमने स्टार्ट में ही बता दिया कि आप जितनी बुक को रीड करेंगे उतना ही आपकी रीडिंग स्किल जो होती है वो इंप्रूव होती है। थर्ड जो चीज है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो चीजें होती है वो काम किस तरह कर रही है। आपको अगर ये आइडिया नहीं कि चीजें काम किस तरह करती हैं तो आपके पास सोल्यूशन भी नहीं होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फोर्थ जो चीज है वो ये होती है कि आप क्वेश्चनिंग करें। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको हो सकता है उसके आंसर के जरिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाए। तो क्वेश्चन करने की अपने अंदर एक आदत डालें। फिफ्थ जो चीज है, आप प्ले ब्रेन गेम्स खेलें, यानी कि अपने पजल्स गेम खेलें जिसकी वजह से आपका माइंड शार्प हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग का ताल्लुक है आपके माइंड के साथ। जितना आप माइंड को यूटिलाइज करेंगे, जितना आपका माइंड को यूज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा और आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग होगी वो ज्यादा इंप्रूव होगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। फिफ्थ जो चीज है, आपने जो प्रॉब्लम रीड की है अब आपने उसको सॉल्व करना है। अब आपने उसके डिफरेंट सोल्यूशन लेकर आने हैं। हम जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या कॉलेज लेवल के हमने डिफरेंट कोर्स पढ़ते हैं, उन सबका एक मकसद होता है। आपको उसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके पास अगर ये टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो उसके अंदर राउटिंग एल्गोरिदम चल रहे होते हैं। अब राउटिंग एल्गोरिदम को अगर हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इंप्लीमेंट करने चाहें, हम ग्राफिकल डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हुए किसी भी एल्गोरिदम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि जब भी कोई जॉब जो होता है प्रोसेसर प्रोसेस करता है तो वो क्यों डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेगा। तो ये सब चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको प्रायोरिटी क्यू के बारे में बताया जा रहा है, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताया जा रहा है। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको ये आइडिया हो कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आएंगी तो आप उन्हें किस तरह सॉल्व करेंगे। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का सिर्फ आपको ये मकसद होता है। आपका नॉलेज बढ़ा रहा होता है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए डिफरेंट नॉलेज का होना जरूरी होता है। जब उसको नॉलेज ही नहीं होगा तो वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेगा। लास्ट जो स्किल होती है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, वो होती है कि आपने जो डिसीजन लिया है या आपने जिस प्रॉब्लम को जिस तरह सॉल्व किया है उसके बारे में सोचें बैठ के। क्या आपका जो सोल्यूशन है वो आपकी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन था जो आपने एक्सपेक्ट किया था, या आपको अपनी इंस्ट्रक्शन को या अपने एक्शन को मॉडिफाई करने की जरूरत है ताकि आपको डिजायर्ड सोल्यूशन मिल सके। लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है कि आपके पास क्रिएटिव सिंथेसिस होना चाहिए। क्रिएटिव सिंथेसिस ये होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आप अपने नॉलेज के जरिए आप उसको एक डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं कि जिसके अंदर एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, जिनकी वैल्यू 0 या 1 है, अगर आपके पास सेम टाइप के इनपुट आए तो आपको 0 आंसर मिले, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के इनपुट आए तो आपको 1 आंसर मिले। देखिए, ये प्रॉब्लम अगर आपको दी जाए तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको अपने नॉलेज से अंडरस्टैंड करें या इसको अपने नॉलेज के जरिए शेप देने की कोशिश करें तो ये मैंने आपको सिंपल जो प्रॉब्लम दी है वो एक्सोर गेट की दी है। एक्सोर गेट में जब आपके पास डिफरेंट इनपुट्स होती हैं तो आपको आंसर मिलता है 1। क्रिएटिव सिंथेसिस ये कहता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, आपको लग रहा हो कि ये प्रॉब्लम बड़ी डिफिकल्ट है, तो आप इसे कोशिश करें किसी फॉर्म में मैप करने की या किसी फॉर्म में शेप करने की। उससे आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन बड़ा इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा इजीली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर आपको ये चीज कह रहा है कि जब भी आप प्रोग्राम को डेवलप करें या डिजाइन करें तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। देखें, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग योर प्रॉब्लम, कि आपने क्या करना है, आप जो प्रॉब्लम आपको दी जाएगी आपने उसको अंडरस्टैंड करना है बेहतर अंदाज से। हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर आपने क्रिएटिव सिंथेसिस को इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है, आपने एनालिटिकल थिंकिंग को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली या अच्छे अंदाज से एनालाइज कर सकें। आफ्टर दैट आप क्या करें, उसका एल्गोरिथम बनाएं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएं ताकि आपको फ्लो समझ आए कि जो आपने लॉजिक उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया क्या वो सही तरह एप्लीकेबल है भी सही कि नहीं है। फिर आप अपने कोड को राइट करें, फिर उसकी टेस्टिंग करें, उसको रन करें, उसको एग्जीक्यूट करें और अपनी आउटपुट चेक करें। अगर आपकी आउटपुट वही है जो आपको डिजायर्ड है तो इसका यह मतलब है कि आपने प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर लिया है। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलती तो दोबारा फर्स्ट फेज से स्टार्ट कर दें। अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल गई है तो फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें साथ के साथ। किसी भी प्रोग्राम के अंदर ना कुछ
कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। देखिए, जब भी आप किसी किस्म की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिकेशन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ है कि आपको डिटेल्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि जो आपके पास प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ऐसा कोड करना है कि बाद में अगर कोई उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम हो तो आप उस कोड को यूज़ भी कर सकें। आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप उस कोड को इस तरह बनाएं कि आप अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए उसे सॉल्व कर सकें। देखिए, मैं इसकी एग्जांपल आपको यूँ देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि आप सर्कल का प्रोग्राम बनाएं, आप सर्कल का प्रोग्राम बना लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में आपको हो सकता है प्रोग्राम दूं कि आप रिंग का प्रोग्राम बनाएं। रिंग क्या होता है कि आप अगर एक बिग सर्कल के में से माइनस करें स्मॉल सर्कल को तो आपको रिंग मिल जाती है। तो आप अपने प्रोग्राम को इस तरह बनाएं कि आपका प्रोग्राम बाद में रीयूज भी हो सके। तो इसको हम ऊप के कॉन्सेप्ट से बड़ा इजीली यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, या हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए हम अपने प्रोग्राम को बड़ा इजीली और एफिशिएंटली रीयूज कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं, आया कि वो कमांड लाइन यूजर्स के लिए है या वो ग्राफिकल यूजर के लिए है। फोर्थ जो पॉइंट है आपका, आपको ये चीज़ अपने जहन के अंदर बिठानी है कि जो कंप्यूटर है वो एक स्टूपिड, एक डम डिवाइस है। उसको जो आप कहेंगे वो आप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से वो चीज़ सोचेगा, वो आपको आंसर दे देगा। आपने जो उसमें मॉडलिंग की है, जो उसमें एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया हुआ है, जिस तरह आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, वो उसकी ट्रेनिंग उसी तरह हुई है। तो आपके प्रोग्राम पे वो सारा का सारा बेस कर रहा है। जो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक प्रोग्रामर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप इस चीज़ को बाखूबी समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी कोड लिखते हैं तो होता ये है कि आप अगर उसे महीने बाद खोलें या हफ्ते बाद भी खोलें, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोड मैंने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है, आपको कोड समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप कमेंटिंग करें, आप अपने कोड में कमेंटिंग को यूज करें। उसका ये फायदा होगा कि अगर बाद में वो कोड कोई और बंदा भी यूज करता है तो उसको भी ये हेल्प आउट करेगा। मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत डीपली हर तरह से आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में बताया है, आप किस तरह अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, या डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, या आपके प्रोग्राम की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो बेशक काम करें, रोजाना आप 1 घंटा प्रोग्रामिंग कर लें या आधा घंटा प्रोग्रामिंग कर लें, लेकिन उसे रखें स्टीडी। स्टीडी का मतलब ये होता है मुसलसल रखें। ऐसा ना करें कि यार आज दिल नहीं कर रहा, आज मैं नहीं करता, मैं कल करूंगा। जब आप चीज कल पे छोड़ते हैं ना तो फिर आप उसके अंदर डिले करते जाते हैं। अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करें, जिस चीज को करें उसको एंड तक लेके जाएं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको उसको हार्ड वर्किंग और ईमानदारी से अचीव करना होता है। और एक चीज हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपको प्रोग्रामिंग में सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा एरर को सॉल्व करेंगे, उतने ही ज्यादा आप अच्छे प्रोग्रामर उस लैंग्वेज के अंदर बनेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह आपके नॉलेज के अंदर इजाफा करता रहूंगा और आपके लिए जो वीडियोस होंगी वो काफी हद तक फायदेमंद साबित होंगी। अभी के लिए आप मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी मेरी न्यू वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।